अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान। आज हमारे साथ बहुत अहम मेहमान हैं, दिविका मित्तल। दिविका न्यू दिल्ली से हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के और आगाज़ दोस्ती पाकिस्तान इंडिया के कन्वीनियर हैं, नेशनल कन्वीनियर हैं इंडिया में। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप और आपकी टीम जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीपल टू पीपल कंटेक्ट और पब्लिक डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, जिनमें स्कूल किड्स को एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन का मौका देना, एनुअल कैलेंडर्स वगैरह वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान पीस को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ आर्ट्स की शक्ल में उसको कैलेंडर्स लॉन्च करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम देविका जी से खुद उनकी ज़बानी सुनेंगे कि वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन को फ़रोग देने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो पिछले 7 दहाइयों से चल रही हैं और इसकी एक बहुत हमने बड़ी कीमत चुकाई है। तो इसी पे बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, इस तनाज़े के नतीजे में जिन मसाइल का हमें सामना करना पड़ा है और इसका फ्यूचर क्या देखते हैं एज ए यंग सोशियोलॉजी के प्रोफेसर। आप एकेडमिक्स और रिसर्च से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो कैसे देखते हैं, क्या देख रही हैं भारत के अंदर इस मौजू को लेकर, क्या ओपिनियन है यूथ में या मुख्तलिफ जो जनरेशन्स हैं या मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है। इस मौजू पे हम बात करेंगे देविका जी से। सबसे पहले आपको वेलकम कहता हूँ देविका जी आज के इस प्रोग्राम में। Assalamu alaikum, namaste, hi. Thank you, Irfan, for inviting me to this program. And yeah, I'm looking forward to our conversation. बहुत शुक्रिया देविका जी, आपने वक्त निकाला आज के इस मौजू के लिए। इतना आसान नहीं होता कि हमें भारत से कोई बंदा मिले और हमें अमन के मौजू पे हम बात कर सकें। गो कि मैं खुद इस वक्त बैरून मुल्क हूँ जर्मनी में, और मुख्तलिफ ममालिक का जब भी सफ़र होता है तो वहाँ पे जितने भी लोगों से मिले हैं, आज तक मुझे कोई दुश्मन नहीं मिला, हर कोई दोस्त ही मिला है। जितने भी भारतीय मिले हैं, जितने भी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिले हैं, उनके साथ बहुत अच्छी दोस्तियाँ रही, बहुत अच्छा वक्त गुजारा मैंने। तो सबसे लेकिन ये एक चीज़ हकीकत है कि हमने पिछले 70 साल हम दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर, मुख्तलिफ जोग्राफिक एंटिटीज़ को लेकर हमारे दरमियान एक तनाज़ा है। तो एज ए यंग यूथ हम दूसरी जनरेशन है, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं और हम इसके माजी पे भी देखते हैं, तो बहुत सारा हमने लॉस किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस कॉस्ट को लेकर कि इस कॉन्फ्लिक्ट का हमने क्या कॉस्ट पे किया है? आई थिंक अगर हम देखें, हाँ 70 साल से ज़्यादा हो गया है हमारे इस कन्फ्लिक्ट को। हमने जब एज नेशन स्टेट जब हम इमर्ज करें, हम तब से ही लड़ रहे हैं। एंड अगर हम देखें कि जब शुरुआत हुई थी तो हमारे कितने कन्फ्लिक्ट्स थे और हम आज की तारीख में हमारे कितने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो हम जैसे देख रहे हैं कि टाइम के साथ कन्फ्लिक्ट्स बढ़ ही रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड पे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का हमें कोई ऐसा पॉलिटिकल विल नहीं दिखता। जबकि अगर हम इसके विक्टिम्स की बात करें तो विक्टिम्स बहुत सारे हैं। ऑफ कोर्स जो फिशरमैन हैं वो है विक्टिम्स। यू हैव लेट्स से डिवाइडेड फैमिलीज जो हैं, जो जिस ऑफ कोर्स पीपल आर मैरिंग अक्रॉस द बॉर्डर, राइट। तो जब भी कोई तनाव होता है तो वो दे आर द पीपल हु गेट अफेक्टेड। यू हैव सोल्जर्स एज विक्टिम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड मोस्ट लाइक द बिगेस्ट विक्टिम एंड जो इनडायरेक्ट विक्टिम है, जिनको मालूम भी नहीं है कि वो विक्टिम है, वो है लोग। आप जो कॉमन पीपल है दोनों साइड पे, वो सबसे बड़े विक्टिम है इस कन्फ्लिक्ट के। क्योंकि अगर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करें, अगर हम बात करें कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो दोनों इंडिया और पाकिस्तान लो रैंकिंग कंट्रीज ही हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्लिक्ट है, इट हैज़ हिंडर्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमें डाइवर्ट करता है कि जो हमारे रियल इश्यूज हैं, राइट, उससे हमें डाइवर्ट करते हैं ये कह के कि सरहद पार एक दुश्मन बैठा है और हमारे लिए वो दुश्मन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो दुश्मन हमारे खुद की सरहद में, राइट। जो दुश्मन हमें हर रोज़ लेट से शर्मसार करते हैं, जो दुश्मन है वो है हमारी जो पॉवर्टी, इतनी गरीबी जो अभी भी दोनों मुल्कों में है। दोनों मुल्कों में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज भी उनको बेसिक राइट्स नहीं है, उनको एक्सेस नहीं है टू बेसिक रिसोर्सेज। बट ये चीज़ ना सोच के हम कन्फ्लिक्ट को ग्लोरीफाई करते हैं दोनों साइड पे, हम वॉर को ग्लोरीफाई करते हैं बिना ये जाने कि वॉर की कितनी बड़ी कीमत
हम पहले चुका चुके हैं, 3 आई थिंक 4 वॉर्स हमारी हो चुके हैं और अभी भी, लेकिन हमें लग रहा है कि वॉर जो है वही मसलों का हल है। बट ये ऑफ कोर्स ये एक इल्यूजन है और इस इल्यूजन की कीमत बहुत ज़्यादा है। देविका जी, आपने बात की एक आम आदमी के सफरिंग की, लेकिन आम आदमी उस जोर से अपनी गवर्नमेंट्स को, और दो कि हम डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहते हैं, दोनों तरफ डेमोक्रेसी का बड़ा चर्चा है, लेकिन डेमोक्रेसीज के अंदर लोगों की आवाज सुनी जाती है, लेकिन कॉमन जो आदमी है, वो आम आदमी है, वो तो लड़ना नहीं चाहता, वो तो पीस के थ्रू रेजोल्यूशन चाहता है इन इश्यूज की। तो वो चीज वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही हमारी पॉलिसीज के अंदर कि एक आम आदमी जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, वो ऑल्दो मतलब पीसफुली रहना चाहता है, गो कि उनके ओपिनियंस को नेशनल मीडिया या जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है वो उनको शेप करती है, डिस्पाइट देट वो पीसफुली रहना चाहते हैं, तो ये पॉलिसीज की में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही? आई थिंक ऑफ कोर्स दोनों साइड पे लोग हैं वो पीसफुली ही रहना चाहते हैं। उनके लिए जो ज़्यादा बड़े इश्यूज हैं वो ये है कि उनके पास जॉब है कि नहीं, उनके पास लेट से खाने के लिए है कि नहीं, हाउसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। बट उसके बावजूद अगर आप लेट से बात करें कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप पाकिस्तानी से बात करें किसी कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज वो भी आपको बता देंगे। तो क्योंकि एक कल्चर ऑफ वॉर है जो दोनों कंट्रीज में है। हमारी कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली हम लेट्स से कन्फ्लिक्ट को लेट्स से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, राइट। हम लोग वॉर को ग्लोरीफाई करते हैं, हमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने वेपन्स हमारे पास है, कौन सा जेट प्लेन जो है हमने खरीदा। आई मीन वी सेलिब्रेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स और ये बहुत ही इट्स अ ट्रेजेडी एक्चुअली। अगर हम बाहर की बात करें, अगर हम बाहर मुल्कों की बात करें जिनको हम इतना ज्यादा इमिटेट करते हैं, लेकिन जो सीखना चाहिए हम वो उनसे नहीं सीख रहे। बाहर लोग जो है पीस मेमोरियल बना रहे हैं, बाहर लोग जो हैं वो लेट्स से अगर वॉर मेमोरियल बनाते भी हैं तो उनके वॉर मेमोरियल और हमारे वॉर मेमोरियल में बहुत बड़ा फर्क है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करना चाहूँगी, बर्लिन जर्मनी में एक वॉर मेमोरियल है और जब आप अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं एक बहुत बड़ा हॉल है एंड वो पूरा हॉल जो है उसमें सिर्फ अंधेरा है। बीच में उस हॉल के एक स्टैचू है जिसमें एक औरत एक बच्चे के साथ बैठी है और वो रो रही है एंड ऊपर उसके लाइक नेचुरल लाइट गिर रही है एंड दैट इज ऑल। उस पूरे हॉल में सिर्फ ये एक स्टैचू है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो हमें मिल रहा है, राइट, इस वॉर मेमोरियल से। वहां पे ये नहीं है कि वेपन्स दिखा रहे हैं कि जी हमारे पास इतने बड़े वेपन है और इनके पास कुछ भी नहीं है, या वो हिस्ट्री में जा रहे हैं। वो बस ये बता रहे हैं कि वॉर जो होगी उसकी कितनी बड़ी कीमत है। एंड यूरोप की अगर हम बात करें, अगर हम उसकी हिस्ट्री में देखें, इट हैज़ अ ब्लड सोक्ड हिस्ट्री। उन्होंने जितनी वॉर्स देखी हैं उतनी हमने नहीं देखी है। उसके बावजूद वो लोग आज पीस में रह रहे हैं, उसके बावजूद वो आज डेवलप्ड हैं और ऑब्वियसली अगर उनसे कंपेयर करें तो हम डेवलप नहीं है। उसके बावजूद हम सीख नहीं रहे हैं कि वॉर कितना बड़ा खतरा है हम सबके लिए। तो ये एक ट्रेजेडी है एंड इट्स बिकॉज द स्टेट, इट्स बिकॉज जो मीडिया है वो हमें रियल पिक्चर नहीं दिखाती, इसीलिए इतनी ज़्यादा टेंशन से, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन लोगों के व्यूज़ में हमें दिखता है। देविका जी, आपने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक एग्जांपल दिया बर्लिन वॉल का। बर्लिन वॉल तकरीबन राउंड अबाउट 30 years प्लस जो है वो एग्जिस्ट की, उसने उस जो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान सेपरेशन जो है वो कायम रही, लेकिन वो फिर इन्हीं लोगों ने उसको गिरा भी दिया और फिर उस चीज़ को एक बहुत बड़े लेवल पे वो सेलिब्रेट करते हैं कि इस मैं बहुत सारी जर्मन से यहाँ पे लोकली बात होती है तो कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट पीसफुल रेवोल्यूशन, कि हमने इतने बड़े वॉल को जो है पीसफुली गिरा दिया। तो यहाँ पे मैं हमारे यहाँ भी इतने सारे वॉल्स हैं। अगर मैं कारगिल और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे फैमिली सेपरेटेड हैं, कश्मीर बॉर्डर है, इस तरह से छोरबट और लद्दाख के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे फैमिली सेपरेट हो गई हैं। तो इन ह्यूमन सफरिंग्स की का कोई कॉस्ट पे कर सकता है क्या? यह इनकी जिंदगी में इनका मुकद्दर ही यही था कि दो लोगों की, दो कंट्रीज के पॉलिटिक्स के दरमियान उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हमेशा सफर होते रहे? आई थिंक जो कश्मीर में हो रहा है, लाइक टॉकिंग अबाउट कश्मीर फ्रॉम बोथ साइड, इट्स अ वेरी बिग ट्रेजेडी, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, पॉलिटिकल ट्रेजेडी है। और दोनों साइड पे जो लोग हैं लाइक नॉन कश्मीरीज वो समझ नहीं रहे हैं कि ये कितना बड़ा इशू है। अगर हम लेट्स से हम हर टाइप के क्लेम्स कर रहे हैं, पाकिस्तानी एक क्लेम करते हैं, इंडियंस अलग क्लेम करते हैं, लेकिन अगर हम उनके क्लेम्स देखें
दोनों में से कोई भी कश्मीर को, वो लोग सिर्फ कश्मीर को एक जमीन का टुकड़ा देखते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस जमीन के टुकड़े पे लोग रह रहे हैं, और वो लोग, उन लोगों का भी उतना ही हक है बेसिक राइट्स का, बेसिक रिसोर्सेज का, जितना किसी और का है। राइट, जो कॉन्फ्लिक्ट जैसे आपने बताया, जो डिवाइडेड फैमिलीज थी, जब भी कोई वॉर हुई है तो कश्मीर पे उसका कितना बड़ा मतलब असर होता है, जो विलेजेस जो है वो दूसरी साइड पहुंच जाते हैं ना, ये कोई मतलब मजाक की चीज नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है। हम ये सोचे कि हम किस तरीके से लोगों की जिंदगी हम बर्बाद करें, उनकी पूरी हिस्ट्री हम ये नहीं देखते कि जो कन्फ्लिक्ट होता है ये एक बहुत ही डीप चीज है, इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। राइट, ये एक बहुत बड़ा एक घाव की तरह है जो लाइक भरने में बहुत टाइम लगता है, जनरेशन तक ये घाव जो है। लोग, अगर हम पार्टीशन की बात करें, आज भी हम उस पार्टीशन को याद करते हैं, वो क्योंकि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। राइट, हमने कभी उसको एड्रेस नहीं किया, और जो लोगों पे बीती वो आज तक नहीं भूले। तो आप वही सोचे कि जो कश्मीर में हो रहा है, जिस टाइप की ट्रेजेडीज जो हर रोज हो रही हैं, जो लेट से जितना मतलब वो डिस्ट्रक्शन उन्होंने देखा है, आई थिंक अगर हम सच में कश्मीर के बारे में सोचते हैं, अगर हम उसके बारे में केयर करते हैं एक ह्यूमन की तरह, हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, एंड वी हैव टू रिजॉल्व इट, एंड वी हैव टू रिजॉल्व इट रिस्पॉन्सिबली। मतलब मैं ये वर्ड यूज करना चाहूँगी। बिल्कुल प्यारी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने देविका जी, कि इसका सलूशन पीसफुली ही होना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली आपने जो बात की कि हर कोई क्लेम तो करता है, लेकिन वहाँ पे मौजूद लोगों की सफरिंग को, वो लोग जो बीत रहे हैं उनकी उनकी रियलिटीज़ को लोग जानते नहीं हैं, या स्टेट्स स्पेशली वो नहीं जानते। तो एज ए रिसर्चर, एज ए यंग एनर्जेटिक, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप कैसे देखती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मतलब स्टेट लेवल पे या पब्लिक के दरमियान कोई अमन की सोच प्रोमोट हो रही है? क्या बेहतरी आ रही है, या फिर हम उसी जगह पे हैं जहां हम 70 साल या 30 साल पहले खड़े थे? टू बी ऑनेस्ट, फिलहाल तो मुझे चीज़ें इतनी पॉजिटिव नहीं लग रही, बट एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि सोशल मीडिया के आने से चीज़ें बेहतर हुई हैं। जो ये कांटेक्ट शुरू हुआ है स्पेशली यूथ्स के बीच में, फेसबुक से वो कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर बाकी जो ट्विटर से कनेक्ट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स उसका एक नेगेटिव साइड भी, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। और उससे यही है कि लोग जो है वो एटलीस्ट जब वो आपस में मिलते हैं, जब वो देखते हैं, तो एक पास्ट बैगेज जो है वो कहीं ना कहीं दूर होता है। एंड मोर ओवर आई थिंक लोग ये समझ रहे हैं, स्पेशली द यूथ, कि डेवलपमेंट हैज टू बी द इशू। एंड अगर हम अपनी कंट्री के से प्यार करते हैं सीरियसली, राइट, तो हमें उसकी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। और कन्फ्लिक्ट जो है ये तरक्की कभी नहीं लेके आ सकता। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स नेगेटिविटी भी काफी हो रही है, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज भी हुई है कि चले आप वीजा हमें ना दें, लेकिन इंटरनेट एक जगह है जहाँ पे हमें किसी वीजा की जरूरत नहीं है, और वहाँ पे हमने बियॉन्ड, लेट्स से हम बॉर्डर्स हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं विद इंटरनेट, एंड हम अब आपस में बात करें, हमारे में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एंड आई डू सी कि ये आगे बढ़ेगी। हम्म। तो इसका फ्यूचर आप कैसे देखती हैं, कि फ्यूचर किस तरह से एज ए यंग जो हमारी जो जनरेशन है वो इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए? क्या हम अमेरिका या चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं कि हम इस इश्यूज को रिजॉल्व करें, या फिर हमें खुद से कंट्रीज को खुद सेल्फ रियलाइजेशन के मरहले से भी कहीं गुजरना चाहिए? डेफिनेटली हम किसी थर्ड कंट्री के बारे में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली जो भी कोई कंट्री आती है उसका एक अपना इंटरेस्ट होता है, एंड ऑफ कोर्स वो हमारे बारे में कभी भी नहीं सोच रही होती। इंडिया पाकिस्तान ये हमारा अपना मसला है, और हमें खुद जो भी कोई इश्यूज, जितने भी इश्यूज है हमारे, उस पर इंडिया पाकिस्तान दोनों को खुद से ही उसको सॉल्व करना है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो मैं फ्यूचर देखती हूँ वो यही है कि लोगों को समझना जरूरी है कि कन्फ्लिक्ट की कॉस्ट क्या है। लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि जो नॉलेज उनको मिल रही है, राइट, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड उन्हें नॉलेज मिलती है, ऑफ कोर्स वो कंप्लीट नहीं है, इट्स जस्ट वन साइड ऑफ द नैरेटिव। अगर आप सिर्फ ये लेके मतलब आप सोचते रहेंगे कि आपकी जो कम्युनिटी आपको बता रही है, या आपकी जो मीडिया आपको बता रही है, या जो आपकी स्टेट आपको बता रही है वही सच है, तो ऑफ कोर्स वो सच नहीं है। जिस क्रिटिकलिटी के साथ हम दूसरे इश्यूज को देखते हैं, उसी क्रिटिकलिटी के साथ हमें इंडिया पाकिस्तान के इशू को भी देखना है, या किसी भी और इंटरनेशनल रिलेशंस के इशू को देखना है। मतलब आई थिंक कि अगर इस पे फोकस करें, इस पूरा जो ये नॉलेज इंडस्ट्री, आई कॉल इट नॉलेज इंडस्ट्री को, अगर हम लेट्स से काउंटर कर सके,
तो चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि ये नॉलेज ही है, ये जो आइडियाज़ जो हैं, जिसकी वजह से लोग लेट्स से प्रोवोक होते हैं, जिसकी वजह से लोग रिएक्ट करते हैं जिस तरीके से वो करते हैं। हुँ। तो विका जी, अभी हाल ही में हमने देखा तकरीबन 1-2 साल के अरसे में करतारपुर बॉर्डर खुला, और जिससे बहुत सारे, जो मैं जब भी किसी सिख कम्युनिटी के लोगों से मिलता हूँ या दीगर पंजाब के जितने भी लोग हैं उनसे मिलता हूँ, तो क्योंकि उनका बॉर्डर लगता है वहाँ पे, उनकी बहुत सारी यादें हैं उस बॉर्डर के पार, और उनकी मुक़द्दस जगह हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनके मज़हब में। तो वो बहुत खुश हैं, और ये एक बहुत अच्छा सिंबल, एटलीस्ट मैं पर्सनली देखता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था। तो इस तरह से क्या दूसरे जो बॉर्डर्स हैं उनको भी क्या खुलना नहीं चाहिए? क्या उन लोगों का भी इतना ही हक नहीं है जितना करतारपुर का, या कहीं और बात हो रही है? आई थिंक बिल्कुल, जो आपने करतारपुर की बात करी, ऑफ कोर्स एक हिस्टोरिकल, एक रिलीजियस रीज़न, एक कल्चरल कनेक्ट की वजह से वो खुला। एंड करतारपुर इज़ अ वंडरफुल क्या कहते हैं, जो मॉडल एक बना है, क्योंकि इट्स वन ज़ोन जहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, एंड आप इंडियन पाकिस्तानीज़ जो हैं जाके वहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली वो बहुत एक पॉपुलर साइट बनी भी है। आई माई सेल्फ हैव बीन टू करतारपुर, एंड हमने देखा है कि किस तरीके से पीपल ऑफ ऑल एजेस सिर्फ एक फैसिनेशन के लिए ही सही, बट वो वहाँ पे जा रहे हैं, टॉकिंग अबाउट इंडियंस मेनली। तो डेफिनेटली ये कल्चरल कनेक्ट के उसमें हुआ है, लेकिन और भी हमारे बॉर्डर्स हैं, और भी जोन्स हैं, लेट्स से और भी, लाइक स्पेशली इन द जम्मू एंड कश्मीर जो है, डेफिनेटली अगर हम बात करें जो डिवाइडेड फैमिलीज का जो एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए एटलीस्ट फॉर अ ह्यूमन कनेक्ट, फॉर अ ह्यूमन इशू, ह्यूमैनिटी के नाम पे और जो ऐसी स्पेसेस हैं वो एक्सप्लोर करी जानी चाहिए। कल्चरल कनेक्ट की भी, बिकॉज कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कनेक्ट है बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड डेफिनेटली वो हमें मिलाता है। उसके साथ ही साथ जो ये ह्यूमन इश्यूज जो है उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है, उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है, तो हमें और ऐसे जोन्स बनाने चाहिए। हुँ। बिल्कुल। अभी अब आपकी पिछली कन्वर्सेशन के अंदर आप इंटरनेट के हवाले से बात कर रही थी कि इंटरनेट के आने की वजह से किस तरह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा है, या कि काफ़ी हद तक एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो जब एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो ऑल्दो मैं वैसे तो देखता हूँ तो इंटरनेट के ऊपर वही सोच बाज़ औक़ात वही आ रही होती है कि एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, बहुत सारे लोग, एटलीस्ट देखिए हम दोनों जो हैं, आप दिल्ली में बैठी हैं और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, और मैं किसी और कंट्री में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम इस मौजू पे एटलीस्ट बात कर सकें। हम किस तरह से इस इंटरनेट पर जो कन्वर्सेशन हो रही है या डिफरेंट एकेडमिक सर्कल्स में बात हो रही है उसको हम मटेरियलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको एक अमली शक्ल में ला सकते हैं कि हम लोग मिल सकें, लोग उस पर प्रैक्टिकली काम करें। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जो हमारी एक्टिविटीज़ थी आगाज़ दोस्ती में, जिसमें हम जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इसलिए थी क्योंकि जब हम सेशन से पहले बच्चों से पूछते थे कि पाकिस्तान सुनते ही आपके जहन में क्या आता है, तो वो सब एक आवाज़ में कहते थे दुश्मन, राइट? तो वो या तो वो कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव बोलते थे। एंड जब फिर सेशन हो रहा है तो वो जो भी उनके मन में आता था, जो भी उनके सवाल होते थे, कभी भी वो पूछते थे, एंड वो ये रियलाइज करते थे कि देखो उस साइड जो बैठा है वो तो बिल्कुल हमारी तरीके से है, हमारी तरह है, उसके भी वही इश्यूज हैं जो हमारे इश्यूज है, वो हम एक जबान में बात कर रहे हैं। एंड जिस जैसे हमें दिखाया जाता था कि पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है, हमसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आई थिंक ये इस टाइप के जब सेशंस होते हैं जिसमें आप जो स्टीरियोटाइप्स हैं दोनों साइड पे जो भी एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप उनको एड्रेस करते हैं, सिर्फ बातचीत जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक बहुत फेमस एक कोट है, वो ये है, एन एनिमी इज समवन हुज स्टोरी यू हैव नेवर हर्ड। तो आई थिंक आप लेट से तो दुश्मन वो है जिसकी स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी, राइट? तो बातचीत जो है वो उसमें बहुत एक ज़रूरी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक इंटरनेट के थ्रू, जैसे ये आज फेसबुक लाइव और ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे सेशंस देखे हैं जिसमें इंडियंस एंड पाकिस्तानी आपस में बात कर रहे हैं, राइट? तो ये है, स्कूल स्टूडेंट्स को भी कनेक्ट होना चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी कनेक्ट होना चाहिए। हमने ट्राई करा है एंड कुछ ऐसे सेशंस हमारे रहे हैं यूथ के बीच में। जो हम ये भी कर सकते हैं कि सपोज एक पाकिस्तानी जो लेक्चरार है, मे बी वो
इंडियन स्टूडेंट से मतलब बात करें तो ये नॉलेज एक्सचेंज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमें सिंगल नैरेटिव्स जो मिल रहे हैं उन्हें काउंटर करना है। तो आई थिंक इंटरनेट को आई रियली सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड मुझे नहीं पता कि कितनी हद तक ये चीज़ों को चेंज करेगा, बट डेफिनेटली ये एक क्रैक तो मतलब लेकर आएगा, एंड ये हम्म। ऑलरेडी लेके आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। जिस तरह आपने बात की कि हम एक लेक्चरर पढ़ा सकता है, तो हम अपने कामों के लिए हम दुनिया भर का सफ़र करते हैं, तालीम के लिए हम किन किन कंट्रीज़ का सफ़र करते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास में जो कंट्री है वहाँ से एक प्रोफेसर आके हमें पढ़ा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर प्रोफेसर या हर दूसरा बंदे ने एक मतलब गन उठाया हुआ था। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट हम्म, पीस एक्चुअली इन बोथ कंट्रीज। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे दफ़ा मैंने देखा है कि कॉन्फ्रेंसेस में प्रोफेसर्स आते हैं। मैंने जब इस्लामाबाद में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, तो इंडिया से प्रोफेसर्स आते हैं। दे आर रियली वंडरफुल प्रोफेसर्स, जिनसे बहुत सारा मैंने खुद सीखा मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। तो मज़ीद इसके ऊपर हम इसको कन्वर्सेशन काफ़ी मेरे ख्याल में ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो आप इंडिया में बैठी हैं, हमारे बहुत सारे नाजरीन जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, और बहुत सारे नाजरीन जो हमें इंडिया से मुझे देख रहे हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए एक मैसेज भी मेरे ख्याल में हम दें कि आप इंडिया में बैठ के क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों को, कि आप एज ए फ्रॉम द रिप्रेजेंटिंग द इंडियन सोसाइटी आप क्या पैगाम देना चाहती हैं पाकिस्तान के लोगों को, कि क्या वो सब कुछ जो हम न्यूज़ में देखते हैं, हमारे न्यूज़ में देखते हैं या इंटरनेशनल न्यूज़ में देखते हैं, वही सही है, या आपके पास कुछ डिफरेंट है हमें बताने के लिए? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो मीडिया दिखाती है, स्पेशली हमारे साइड की मीडिया, वो बहुत ज़्यादा एक एग्जैजरेशन है। एंड जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भी सेम ही लाइंस पर है। तो जिस तरीके से एग्जैजरेट करते हैं हर चीज़ को, वो हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया है वो हमारा एक मेन मीडियम है एक दूसरे को जानने का। लेकिन मुझे ये कहना है कि इंडियंस और पाकिस्तानी बहुत सेम है, सिर्फ कल्चर में ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज के हवाले से ही नहीं, बट इवन हमारे माइंडसेट में। और ये पॉजिटिव में वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो अगर बुरे लोग और अच्छे लोग पाकिस्तान में हैं तो वो इंडिया में भी है। और ये चीज़ मतलब हमें याद रखनी है ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड पे इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। दोनों साइड पे बहुत ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इट्स जस्ट इट, इंडिया में अलग ग्रुप्स होंगे, पाकिस्तान में अलग ग्रुप्स होंगे। और अगर हम बैठ के कंपैरिजन करने लगेंगे कि कौन कितना बड़ा डेविल है, तो उससे हमारा किसी का भी कुछ भला नहीं होने वाला। तो मेरा मैसेज वही है कि हम लोग उतने ही कॉम्प्लेक्स, उतने ही हेट्रोजीनियस हैं जितने पाकिस्तानीज होते हैं। एंड आई रियली होप कि वहाँ के लोग इस चीज़ को समझे कि अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ज़्यादा ही सिमिलर हैं। हम्म। बिल्कुल देविका जी, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं खुद ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद बहुत सिमिलर हैं। ये ह्यूमन सोसाइटीज़ की रियलिटीज़ होती हैं कि ह्यूमन सोसाइटी के यही नेचर होता है कि उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर जब दो बहन भाई भी पैदा होते हैं तो उनके अंदर शक्ल में इख्तलाफात होते हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ होती है। तो इसी तरह हमारे कंट्रीज़ के दरमियान जहाँ सिमिलैरिटीज़ हैं, वहीं पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। लेकिन हमें इन डिफरेंसेस के साथ हमें जीना है, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी पीस आया है उन्होंने यही किया है कि अपने इख्तलाफात को समझते हुए, उनको बर्दाश्त करते हुए उन्होंने पीसफुली रहने का सलीका सीखा है। तो ये जब हम सीखेंगे बोथ कंट्रीज में की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। तो दोनों कंट्रीज को इक्वली रोल प्ले करना होगा कि वो आगे आएं और इस इनिशिएटिव को पीसफुल रहने के लिए, दोनों कंट्रीज के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को प्रमोट करने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। तो हम अपने डिफरेंसेस के साथ रहें। हम जो हमारी पार्टीशन हुई है उसके बहुत सारे रीजन यही थे कि हम यही समझते थे कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, हम मुख्तलिफ हैं। ठीक है, आप मुख्तलिफ थे, आप अलग हो गए, तो आप इन इख्तलाफात के साथ जिएं, और जहां हमारे सिमिलैरिटीज हैं हम उसमें कोलैबोरेट करें, जहां डिफरेंसेस हैं वहां पे बर्दाश्त करें। तो इसी पैगाम के साथ देविका जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप आई और बहुत अच्छी और बहुत अहम बातें आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर किया। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुक्रिया।
तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा और हम अगले एपिसोड में और किसी अहम मेहमान को और एक अहम मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस इन्फॉर्मेशन को फर्दर आगे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।